यूनिट में हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ने के लिए, है ना, जिसमें लिविंग वर्ल्ड ऐसे एक्सक्लूड किया था, पर हम लोग लेकर चले लिविंग वर्ल्ड, फिर जनरल जो क्लासिफिकेशन स्कीम वगैरह है वो, उसके बाद फिर एनिमल का, प्लांट का तो ऑलरेडी हो चुका था। इस तरीके से पहला यूनिट हमारा फिनिश हो गया। दूसरे यूनिट में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें कि हमें पढ़ना था फ्रॉग, लेकिन साथ में जरूरी था टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज भी देख ली, वो चैप्टर गया। और फिर हम लोग कंप्लीट किया अभी क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यही प्लांट टिश्यूज थे, और जो एंजियोस्पर्म्स में जो आते हैं प्रॉपर्टीज वो हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट का ही एनाटॉमी देखे। अब मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन में उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। तो देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को देख के ही आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या डील किया जाएगा, और डील होने वाला पोर्शन है मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। इसका मतलब है एक्सटर्नल फीचर। जो हमें प्लांट को बिना काटे छिले बाहर से नजर आएंगे। तो हमें प्लांट में जो भी नजर आएंगे वो क्या होंगे, उनके ऑर्गन्स ही होंगे। स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गन्स ही होंगे। तो प्लांट ऑर्गन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट देयर मॉर्फोलॉजी। ये सिंपल एंड हाईली स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं इन्हें डिवाइड करना है, तो प्लांट के ऑर्गन्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स, या ऑर्गन्स कह लें, और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, या ऑर्गन। और वेजिटेटिव पार्ट्स को ही नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। पार्ट या ऑर्गन, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन हो गया। अब इसमें जो आता है वो है फ्लावर, और फ्लावर, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो है फ्रूट, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रूट को भी हम लोग रोप अप कर लिए। इनमें क्या आएंगे भाई, वेजिटेटिव पार्ट्स में, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड द लीफ, ठीक है। तो हमें जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है वो रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, एंड द फ्लावर के बारे में, और इसका एंड प्रोडक्ट फ्रूट के बारे में। तो रूट और स्टेम के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। लीफ के बारे में उतना ज्यादा हम लोग सेंसिटिव नहीं रहते, अच्छा पत्ती है, दैट्स ऑल। और फ्लावर हम लोग जनरली डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ना याद रखते हैं, पर उसके प्लांट्स के लाइफ साइकिल में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके लाइफ साइकिल में फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम लोग का मेन फोकस रहेगा। और फ्रूट्स ये क्यों बने, ये चीज भी हम लोग इसमें देखेंगे। नाउ वी कम अप टू द वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो 1 लाइन सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाता है कि दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
इसमें पहला आता है कौन, जिसके बारे में जानना है, वो है रूट। अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट growing out from the embryonic root meristem यानी रेडिकल meant for anchorage absorption and sometimes doing special functions like storage, mechanical support, and even reproduction by vegetative propagation। तो देखिए कितना कंपोजिट डेफिनेशन हो गया। ये कहता है रूट वो पार्ट है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पेशली उनके रूट मेरिस्टेम से, एम्ब्रायनिक रूट मेरिस्टेम से बनेंगे, तैयार होंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे, जो कि रेडिकल है, रेडिकल से बॉन्ड अप हो रहे हैं। उसके बाद इनका काम क्या है, क्यों इन्हें जन्म दिया गया, क्यों इन्हें बनाया गया, तो पर्पस है एंकरेज। एंकरेज यानी किसी जगह पे प्लांट के बॉडी को टिका के रखेगा, है ना, उन्हें अपने जगह पे स्टेबल रखेगा। एब्जॉर्प्शन, अगर हम जानते हैं, अगर क्या हमें पता ही है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और इस ऑटोट्रॉफिज्म के लिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, जो कि सॉइल में से ही मिलेगा, एयर में प्रेजेंट है नहीं। तो इसीलिए सॉइल में से ये एब्जॉर्ब करेंगे, तभी इसका एक और काम हो गया, वो है एब्जॉर्प्शन। और तीसरा, कभी कभी समटाइम्स इसे स्पेशल फंक्शंस पूरे करने होते हैं, स्पेशल ड्यूटीज होती हैं, और ये स्पेशल ड्यूटीज में हो जाएंगे स्टोरेज, ये फूड स्टोरिंग, है ना, स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ये कभी कभी अपने आप में मॉडिफिकेशन लाते हैं। और एक चीज है कि कभी कभी ये रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि सिंगल पेरेंटल हो जाता है, और इसका तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चूंकि ये वेजिटेटिव ऑर्गन है और प्रोपागेशन यानी नंबर बढ़ा रहा है, इसीलिए इसका मेथड हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो दिस इज द कंपोजिट डेफिनेशन फॉर द रूट। यहां तक राइट डाउन कीजिए। अब आते हैं आगे। रूट डेवलपमेंट in dicots।
तो डाइकॉट में रूट कैसे डेवलप करता है? फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। फिर क्या होता है? इट्स ब्रांचिंग ऑकर्स, इसमें ब्रांचेस आते रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से न्यूमरस ब्रांचेस आते हैं। प्राइमरी, जो मेन रूट में से ब्रांच निकल कर आया वो प्राइमरी ब्रांच हो गया। देन इस प्राइमरी ब्रांच से जो दूसरा ब्रांच निकल कर आएगा वो सेकेंडरी ब्रांच हो जाएगा। फिर इस सेकेंडरी ब्रांच से जो अगला ब्रांच निकलेगा वो टर्शियरी हो जाएगा, एंड सो ऑन। इससे ज्यादा इतना फाइन नहीं टॉलरेट करता क्योंकि कई बार टूट जाते हैं। तो मोर और लेस आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचिंग तो मिलेंगे ही, मिलते ही। फिर क्या होता है? द मेन रूट जो कि रेडिकल में से तैयार हुआ, रेडिकल में से बना, कीप्स ऑन ग्रोइंग फॉरवर्ड, गोइंग डीप into the soil, and it has branches. ये जो कंडीशन है, टुगेदर it is called टैप रूट सिस्टम। तो याद रखेंगे, टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट बना हुआ रहता है। ये जो प्लूम्यूल से तैयार होकर निकला, रेडिकल से तैयार होकर निकला, ये प्राइमरी रूट है। और टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यही डीप पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल करता है और जितना भी हो सके उतनी दूरी से डीप इनटू द सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। तो डाइकॉट में रूट का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ ए डाइकॉट रूट। जैसे मस्टर्ड, जो कि इन प्रॉपर्टीज को शो करेगा। नाउ रूट डेवलपमेंट in the monocot plants। सीधे सीधे शार्प डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसमें क्या होगा? रूट प्राइमरी टाइप डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, जो एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम का पार्ट है। आप बोलिएगा इसमें क्या खास है, उसमें भी तो ऐसे ही रूट आया था। ठीक है, आगे देखिए। देन दिस रूट
इज एबोलिस्ड, इसे छोड़ दिया जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड न्यू रूट्स कम आउट फ्रॉम द लोअर पार्ट of the stem called fibrous root. Spread horizontally towards all the directions, इधर 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 उधर, लेकिन हॉरिजॉन्टल, ये नहीं कि वर्टिकल और डाउनवर्ड जा रहा है, वैसे नहीं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग होगी इन ऑल डायरेक्शंस। इस तरीके से इनका रूट डेवलप करता है, और ये क्या करते हैं, इन्हें ग्राउंड देते हैं, स्पेशल ग्राउंड देते हैं एंकरेज का, तो ये सॉइल के साथ ज्यादा बेटर अटैच्ड रहते हैं और सॉइल पार्टिकल को ज्यादा बाइंड करते हैं ये। ठीक है, यहां तक कीजिए, उसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल ले लें, जैसे ग्रास, जैसे मेज, जैसे व्हीट एटसेट्रा। ओके, अब देखिए, द बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द monocot and dicot rooting system is that dicots have tap root system, ठीक है, और monocots have fibrous root system, ठीक है। अब है क्या, apart from fibrous root system, the monocots for their support grow roots from other places also, other places of the body, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेज, शुगर केन, इनमें स्टिल्ट रूट्स पाए जाते हैं,
और ये निकलते हैं डेवलप फ्रॉम नोड्स। ये सपोर्ट के लिए बनते हैं। इन्हें दे मतलब इस तरह का जो रूट है, दे कॉन्स्टिट्यूट adventitious रूट्स। ये एडवांटिशियस रूट्स कहलाते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, चाहे मोनोकॉट रूट सिस्टम हो चाहे डाइकॉट का रूट सिस्टम हो, ये सभी उन कामों को पूरा करते हैं, जैसे एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। ये इनका प्राइमरी टारगेट है, वो पूरा होना चाहिए। एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन अलोंग साइड वो अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अलग फंक्शन क्या हो गया, क्योंकि प्लांट बॉडी बहुत सॉफ्ट है ना, और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते, देख ही रहे हैं कैम्बियम होता ही नहीं है, तो कहां से सेकेंडरी ग्रोथ होगा। इसीलिए उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट का जब जरूरत पड़ेगा, प्लांट बॉडी लंबा होगा, तो कहां से करेगा, तो रूट चाहिए। तो उन कंडीशंस में इन्हें एडवांटेजियस रूट उस सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहीं तक रखें।